हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 के क्वेश्चंस को, इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो एसएससी के जो द्वारा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो है आपका सीएचएसएल, सीजीएल, फिर आपका सीपीओ हो गया, फिर आपका स्टेनोग्राफर, अभी रिसेंटली जो है एमटीएस का ये फॉर्म फिलअप हुआ है, फिर आपका सीजीएल मेंस होना है और फिर आपका सीपीओ मेंस। ठीक, तो एसएससी के द्वारा जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा फेज 7, फेज 8 ये इस तरह से भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनके इंग्लिश क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था 5 साल का। तो 5 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन किए हैं। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको जाकर जो है एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2018, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020। ठीक, तो 2020 में जो है अभी सीपीयू के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर हम लोगों ने कर लिया है, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके बाद सीजीएल मेंस का भी एग्जाम हुआ था 2019 वाले का 2020 में, तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और एक लेसन जो है हम आपको बोले थे कि आपको जो है रिवीजन के रूप में जो है जो भी हम अभी जैसे अभी आपको कराते जा रहे हैं उसका रिवीजन, जैसे कि इस लेसन में या प्रीवियस लेसन में जो भी एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स और ओडब्ल्यूएस होंगे उसको एक जगह करके आपको जो है रिवीजन के तौर पर एक लेसन जो है दिया जाएगा। ठीक, तो वैसा लेसन हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। उसका एक लेसन का जो है वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको देखकर जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, या तो फिर इस लेसन कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर उस वीडियो के कमेंट में कि आपको जो है इस प्रकार से रिवीजन करना है, या फिर आप जो पेन पेपर जो मोड का होता है जैसे अभी हम लोग इस लेसन में कर रहे हैं उस तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, आज हम लोग करेंगे सीपीओ 25 नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सीपीओ में 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग यहाँ 50 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यहाँ पे आपको बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? उपयुक्त, सटीक। आपको सबसे इडियम का अर्थ चुनना है, सबसे उपयुक्त जो अर्थ है इडियम का आपको वो बताना है। यहाँ पे स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, क्या होता है? एक धोखेबाज व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, अ डिसाइडफुल पर्सन यानी कि एक धोखेबाज व्यक्ति, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो अ मीन पर्सन यानी कि एक तुच्छ पर्सन, एक मतलबी पर्सन। अ स्लिपरी पर्सन यानी कि जो टाल मटोल करने वाला होता है। असस्पिशियस पर्सन यानी कि जिस पर संदेह होता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि मीन मतलब होता है तुच्छ या फिर मतलबी, सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध, तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है इनका अर्थ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम चूज करना है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि अपोजिट, अपोजिट यानी कि विपरीत। ठीक है, तो एंटोनिम का सिनोनिम अगर आपको याद करना है तो आप अपोजिट याद करेंगे। ठीक, एंटोनिम मतलब होता है विपरीत, इसका सिनोनिम हो जाएगा अपोजिट। अब इसका अर्थ क्या हुआ आपको विपरीत बताना है। इग्नाइट का, इग्नाइट मतलब होता है आग लगाना। ठीक, अब इसका विपरीत क्या होगा? लाइट यानी कि प्रकाश, बर्न यानी कि जलना, किंडल यानी कि भड़काना, उत्तेजित करना, एक्सटिंग्विश यानी कि आग बुझाना। तो यहाँ पे आग लग रहा है और एक आग बुझ रहा है, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी एंटोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यू कैन गो टू फिल इन द ब्लैंक नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट फिल इन द ब्लैंक जू फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, यू कैन गो टू नेशनल आर्ट गैलरी यानी कि कोई एक खास जगह है, तो खास जगह के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी में द है, ऑप्शन सी में द है और ऑप्शन डी में आपका ए है, तो ये भी आपका एलिमिनेट, यानी कि दो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यू कैन गो टू द नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट फिल इन द ब्लैंक जू फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है कोई खास जू के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हम फिर इसके साथ क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बट आई वांट टू विजिट द जू फर्स्ट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यानी कि पहले, तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है इसलिए जो हम इसके हिसाब से भी द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको, सॉरी 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस फिल इन द ब्लैंक हिज ग्रैंडफादर। रिजेम्बलेंस मतलब होता है सदृश होना, हूबहू दिखना।
विवेक जो है अपने ग्रैंडफादर यानी कि अपने दादा या फिर नाना जी के तरह जो है वो दिखता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रिजेंबल, अगर ये जो वर्ड है रिजेंबल, इसका मतलब होता है सदृश। ये अगर वर्ब के रूप में यूज हो तो इसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ठीक, रिजेंबल अगर ये वर्ब के रूप में यूज हो तो हम इसके साथ फिर आगे कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ग्रामेटिकल एरर में भी आ चुका है, हम आपको बहुत बार बता भी चुके हैं। ठीक, तो रिजेंबल रहे यानी कि वर्ब के रूप में यूज हो तो आप इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज ना करें। यहाँ पर जो है रिजेंबलेंस यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो रिजेंबलेंस जहां पर ये वर्ड यूज हो जाए, विशेषता बतलाने के बारे में बात हो, तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करें। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब के रूप में यूज हो रिजेंबल, मतलब रिजेंबल जो वर्ड है वर्ब है और ये वर्ब के रूप में यूज हो तो आप इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज ना करें। लेकिन जहां पर इसकी विशेषता बतलाने के बारे में बात हो तो वहां पे आप टू प्रीपोजिशन का यूज करें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 यहाँ पे आपको OWS का बताना है। अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, यानी कि जहां पर पक्षियों जानवरों को संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, रिट्रीट यानी कि पीछे हटना, अजाइलम यानी कि आश्रय, ओएसिस ये आपका डेजर्ट यानी कि मरुस्थल से संबंधित जगह है, सैंक्चुरी यानी कि अभयारण्य जहाँ पे पशु पक्षी जानवर रहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द डेसोलेट का। डेसोलेट मतलब क्या होता है? डेसोलेट मतलब होता है सूखा, वीरान, नीरस। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित, ब्लीक यानी कि नीरस। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। हमें बताना है यहाँ पे सिनोनिम। इनहैबिटेड यानी कि रहने का स्थान, निवासी, कल्टिवेटेड यानी कि जहां पर आप जो है खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। बाउंड्री यानी कि सीमा करेक्ट स्पेल्ड है। ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री मतलब आपका क्या हो गया? ओल फैक्ट्री मतलब हो गया आपका कारखाना। एलिमेंट्री मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री मतलब हो गया प्राथमिक या फिर मूल। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, ठीक, लेबोरेटरी, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? प्रयोगशाला। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, लेबोरेटरी। यहाँ पे ए की जगह आपको ओ का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। द बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। ठीक, ब्रोक्ड इनटू यानी कि अलग अलग भागों में जो है वो बिखर जाना। तो यहाँ पर ये बात हुआ, ब्रोक इनटू आपके लिए फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है टूट कर बिखरना। ठीक, तो ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ तक देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं द बोतल स्लिप्ड विथ माई हैंड। तो देखिए यहाँ पर जो ये विथ का यूज है ये आपका गलत है। स्लिप के साथ हम यूज करते हैं डाउन का, स्लिप डाउन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाथ या फिर किसी स्थान से किसी वस्तु का अचानक गिर जाना। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि जो बोतल है मेरे हाथ से अचानक गिर गया और वो जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक, तो यहाँ पर जो है स्लिप के बाद आपको क्या यूज करना है? डाउन का यूज करना है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, विथ की जगह आप डाउन का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। देयर विल probably be a lot of fish in their nets will be, there will probably be a lot of fish in their nets will there। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम क्या सीखे हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट जो मेन सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर हमारा मेन सब्जेक्ट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव में बनाते हैं यानी कि पॉजिटिव जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो चूंकि हम देख रहे हैं देयर विल प्रोबेबली बी यानी कि अफर्मेटिव है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। ये आपके रूल हो गया। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पर समझ जाइए, या फिर आपको सेपरेट एक लेसन देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है क्वेश्चन टैग का, आपको जाकर वहां से देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी हमारे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे लेसन मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में हमें चूज करना है तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन यहाँ पर जो है एरर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है आपको एरर आपको फाइंड आउट करना था, सॉरी, यहाँ पर जो है आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं कि अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग में बन रहा है तो सब हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम उसे नेगेटिव बनाएंगे, चूंकि ये नेगेटिव है नहीं तो एरर हो जाएगा आपका यही वाला पार्ट यानी कि विल देयर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वॉन्ट देयर, यानी कि विल प्लस नॉट प्लस देयर। ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। थ्रू एंड थ्रू, इसका मतलब क्या होता है? थ्रू एंड थ्रू इसका मतलब होता है कि पूर्णतः। क्या होता है? पूर्णतः। अब देखिए ऑप्शंस, पार्शियली यानी कि आंशिक, इवेंचुअली यानी कि अंततः, कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे। आते हैं क्वेश्चन 11 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कि प्रवाची शब्द स्पॉन्टेनियस का। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से, स्वेच्छा। ठीक, ऑप्शन देखिए, इम्पल्सिव यानी कि स्वेच्छा से, या फिर आवेग भी इसका मतलब होता है आवेगामी।
ठीक, जो जोड़ी ओर से। तो यहाँ पर जो है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, प्रिजुडाइज्ड यानी कि पक्षपात, प्लान यानी कि योजना बना हुआ है, इंटेंडिंग यानी कि इरादा करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। राइस ऑफ अ वेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट एट 80 रुपीज पर किलो। ठीक, राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन नियर बाई मार्केट यानी कि नजदीक के सुपर मार्केट में अवेलेबल है 80 रुपए किलो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ईरर जो आपका है, ईरर कहाँ पे है आपका, ईरर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी। देखिए बेस्ट जो है वर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है हम हमेशा द का यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पर ए का यूज हुआ है तो ईरर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। यहाँ पे बेस्ट के साथ आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है, द बेस्ट क्वालिटी। आते हैं क्वेश्चन 13 पे। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। कस्टडी यानी कि हिरासत में लेना, कोर्टेसी ये वर्ड कल हम लोगों ने पढ़ा है, कोर्ट इसी। ठीक, COURTESY इसका मतलब है शिष्टाचार, जिसका कल हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था इटिकेट, ETIQUEE सॉरी इटिकेट ETIQUEEE। एटिकेट मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। और यहाँ पे कोर्टेसी जो अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा इसका मतलब ये होता है शिष्टाचार। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, कस्टम मतलब होता है रिवाज, कर्सरी मतलब क्या हो गया, कर्सरी मतलब हो गया सतही। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ होता ना है एग ऑन। एग ऑन मतलब क्या होता है, किसी को उत्साहित करना, किसी को उत्साहित करना, खास तौर पे उस काम को करने के लिए जो खतरनाक है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हो गया उत्साहित करना, तो आप जा सकते हैं इनकरेज के साथ। ठीक, लेकिन आपको इसका पूरा अर्थ याद रखना है। तो इसका एग ऑन मतलब होता है किसी को आप उत्साहित कर रहे हैं किसी खतरनाक काम को करने के लिए। ठीक, राइट आंसर इज द यहाँ पे ऑप्शन सी, उत्साहित करना, इनकरेज, कॉन्टिन्यू यानी कि पूरा करना, सॉरी आगे जारी रखना, अग्री यानी कि सहमत होना, क्वेरल यानी कि झगड़ा करना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। सी पिक्ड अप द books lie on the table and put them on the shelf। she picked up the books यहाँ पे आपका पास्ट बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है यानी कि पास्ट में बन रहा है। lies on the table and put them on the shelf। यहाँ पर देखिए पुट देम ये भी आपका पास्ट में है, यानी कि यहाँ पर जो है टेंस के रूप में कहीं पर एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो है आपका एक वर्ड के रूप में। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक, चूंकि यहाँ पर बात हो रहा है कि उसने जो है पुस्तकों को उठाया जो कि टेबल पर पड़े हुए थे, तो जो सामान कहीं पर रखा हुआ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेड का। चूंकि पास्ट में है इसलिए जो हम इसे पास्ट में भी इसे भी पास्ट में कंप्लीट करेंगे, तो लाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, लेड, यानी कि LAID, लेड मतलब होता है पड़ा रहना। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के एक पैसेज दिया गया है, उसको आपको फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। द स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ Modlereth located halfway between Berlin and Munich in रूरल जर्मनी। ठीक, एक स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी है, ठीक समुदाय है, ऑफ मोडला रीथ। प्रोनाउंस अगर हमसे थोड़ा गलती हो रहा होगा तो प्लीज माफ करिएगा, लेकिन ये नाम थोड़ा अलग है। ठीक, मेरे लिए। लोकेटेड हाफ वे बिटवीन बर्लिन एंड म्यूनिच इन रूरल जर्मनी। जर्मनी के जो रूरल एरिया है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये आता है बर्लिन और म्यूनिच के बीच। इज होम टू अराउंड 50 पीपल, जो घर है 50 लोगों का। एंड हैज जस्ट वन पब, और वहां पर जो है सिर्फ एक पब है। एंड एट इट ऑप्शंस है इज अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट, विल अट्रैक्ट या फिर अट्रैक्ट्स। ठीक, तो अगर आप ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे तो इट इज अट्रैक्टेड, ये अगर आपका इस तरह का जो इस MR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर ये पैसिव वॉइस में चेंज हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में चेंज होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो इट, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर विल अट्रैक्ट हो सकता है और या फिर अट्रैक्ट्स हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि इट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे ऑप्शंस को तो यहाँ पर जो बात हो रहा है ये आपका प्रेजेंट में हो रहा है। देखिए इज होम टू अराउंड 50 पीपल यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम प्रेजेंट वाले ऑप्शन को साथ चलेंगे, यानी कि विल जो है आपका वो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर में है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। एंड एट, और यह जो है इट अट्रैक्ट्स 10 of thousands ऑफ विजिटर्स अ ईयर, और यह जो है अट्रैक्ट करता है यानी कि आकर्षित करता है लगभग हजारों विजिटर्स जो हैं वहां पर आते हैं उस जगह पर यानी कि उस पब में। अपॉन अराइवल यानी कि पहुंचने पर
फिल इन द ब्लैंक, एनी वन, अ या फिर दे। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे द का। ठीक, कैसे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अपॉन अराइवल यानी कि पहुंचने पर, द रीजन फॉर दिस इज क्लियर, यानी कि जो रीजन है, देखिए यहाँ पर कोई खास रीजन है। ठीक, क्योंकि एक ही पब है, कोई खास रीजन होगा कि आखिर आप क्यों आ रहे हैं इतनी दूर से। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम द का यूज करेंगे क्योंकि खास के लिए आर्टिकल यूज होता है द का। अपॉन अराइवल यानी कि पहुंचने के लिए जो है एक खास रीजन है। ठीक, अमंग द 18 हाउसेज एंड फार्म्स, यानी कि 18 घर और जो फार्म्स हैं, फिल इन द ब्लैंक, आर, वेयर, इज या फिर वाज। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इज का, क्योंकि पास्ट में जो ऑप्शंस हैं वेयर और वाज उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में पूरा बन रहा है। पूरा जो आपका ये पैसेज है वो भी प्रेजेंट में दिखा रहा है, इसलिए जो हम प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है अमंग द 18 हाउसेज एंड फार्म्स इज अ लॉन्ग मीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉन्क्रीट व्हाइट वॉल, यानी कि यहाँ पर जो है 100 मीटर लंबा जो है कॉन्क्रीट व्हाइट वॉल है, वाल है यानी कि दीवार है। फिल इन द ब्लैंक वाज वंस पार्ट ऑफ द फॉर्मर बॉर्डर, जो पहले पार्ट था। दिस, हुम, विच या फिर हु। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, देखिए दिस आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिलेट करने के लिए यूज हो रहा है। हुम हम लोग किसी सजीव चीज को जोड़ने के लिए करते हैं, हु और हुम। ठीक, और हुम के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये अगर आपको याद हो स्टेनोग्राफर में हम लोगों ने किया था। ठीक, जैसे कि विथ हुम। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने सीखा था वहां पे। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट, हु भी एलिमिनेट क्योंकि ये सजीव चीज के लिए बात होता है। चूंकि यहाँ पे वॉल यानी कि दीवार के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे विच का जोड़ने के लिए। ठीक, विच वाज वंस पार्ट ऑफ फॉर्मर बॉर्डर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, जो बॉर्डर था, सीमा था ईस्ट और यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सीमा का, जर्मनी का। मीनिंग दैट वन फिल इन द ब्लैंक, पार्ट, पीस, ब्रांच, कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पार्ट का, जो कि एक पार्ट था जर्मनी का। ठीक, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पर आपको OWS का अर्थ बताना है। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम, यानी कि एक छोटा बच्चा, नौजवान बच्चा जो छोटे मोटे क्राइम करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिमिनल यानी कि अपराधी। डेरिलिक्ट मतलब क्या होता है, डेरिलिक्ट मतलब आपका हो गया कि जो त्यागा हुआ चीज है, छोड़ा हुआ चीज है। ठीक, डेरिलिक्शन मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। ऑप्शन सी आपका है डेलिंक्विंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपराधी, जो छोटा अपराधी होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कन्विक्ट, यानी कि जिसे आपने आरोप लगा दिया है। ठीक, यानी कि आरोपी होना, अपराधी घोषित होना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत इररिलेवेंट का। इररिलेवेंट मतलब होता है असंगत, बेमेल। ठीक, जिसका कोई जो है महत्व नहीं है। अब इसका विपरीत क्या होगा, कंसिक्वेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, कंसिक्वेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक है, एक जो असंगत है, जिसका कोई महत्व नहीं है, और एक जो है महत्वपूर्ण है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ट्रिवियल यानी कि महत्वपूर्ण न हो, तुच्छ हो, ये तो सिनोनिम हो गया। पॉइंटलेस यानी कि निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इमटेरियल मतलब क्या हो गया, जो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब आपको रॉन्गलेस पेज को चूज करना है। फैसिनेशन यानी कि सम्मोहन, यानी कि आप किसी को आकर्षित होते हैं। फैशन यानी कि आपका ये फैशन। फैसिज्म मतलब हो गया ये आपका अनेक प्रकार के जो है चलते आ रहे हैं ट्रेडिशन, उससे संबंधित है। और फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब क्या होता है, फास्टिडियस इसका मतलब होता है नकचढ़ा, तुनक मिजाज, यानी कि जो तुरंत जो है बात बात पर चिढ़क जाता है, उसे बोला जाता है फास्टिडियस। ठीक, तो इसका जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका FASTIDIOUS, यानी कि ई की जगह आपको क्या यूज करना है, आई का यूज करना है। इसका मतलब हो गया नक्चड़ा। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द। प्रोडिगल का, प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला। ऑप्शन देखिए, टैलेंटेड यानी कि प्रतिभाशाली। मोजेस्ट यानी कि नम्र। इंटेलिजेंट यानी कि तेज, बुद्धिमान। वेस्टफुल यानी खर्चीला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 में आपको सिनोनिम बताना है प्रवाची शब्द। चेस्ट का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शुद्ध। ठीक, ऑप्शन देखिए, डिवाइन, डिवाइन मतलब होता है पवित्र, धार्मिक। डिफाइल्ड यानी कि अशुद्ध, गंदा। प्योर यानी कि शुद्ध। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिबरेटेड यानी कि मुक्त। क्वेश्चन 26, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, एक जो है तथ्य, सही तथ्य लिखा गया है किसी के बारे में, उसके घटना के अनुसार उसे क्रम में सजाकर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, ऑप्शंस देखिए, क्रोनोलॉजी ये हो गया आपका घटनाक्रम, जबकि हमके यहाँ पर बोला गया है, पूछा गया आराम से कि जो एक्चुअल रिटेन अकाउंट है किसी चीज के बारे में, इतिहास के बारे में,
और वो जो है उसे सही तरीके से अरेंज करके लिखा गया है, उससे हम क्या बोलते हैं। ठीक, घटनाक्रम मतलब कि वो जैसे तैसे भी हो सकता है, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, वो अरेंज करके भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जनरल यानी कि पत्रिका, क्रॉनिकल यानी कि घटनाक्रम जो इतिहास के बारे में बताता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, रजिस्टर यानी कि पंजी। आते हैं क्वेश्चन 27 पे। यहाँ पे आपको रॉन्गलेस स्पेल को चूज करना है। मिलिटेंट यानी कि विद्रोही, माइग्रेन यानी कि दिमाग का जो दर्द होता है, जिसे हम लोग अर्ध कपाट बोलते हैं। मिजेट मतलब क्या होता है, मिजेट मतलब होता है जो बौना होता है, इसका आप सिनोनिम ड्वार्फ बोल सकते हैं, जैसे कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लानेट है। ठीक, यानी कि बौना है। इसे भी अब हटा गया था 2006 में। तो यहाँ पर जो है मिजेट मतलब हो गया बौना, जिसका सिनोनिम आप ड्वार्फ यूज कर सकते हैं। माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट मतलब क्या हो गया, प्रवासी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको 28 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस करके बताना है। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज पेक्युलर टू अ स्पेसिफिक रीजन। पेक्युलर मतलब क्या होता है, पेक्युलर मतलब होता है विशिष्ट, विशेष प्रकार का, यानी कि कोई ऐसा भाषा जो किसी एक स्थान का बहुत ही विशेष है, उसे क्या बोला जाता है, डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब होता है किसी विशेष जगह का भाषा। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो लिंगो यानी कि शब्दावली, जार्गोन मतलब क्या होता है, बड़बड़ाहट, स्लैंग मतलब क्या होता है, बदजुबानी यानी कि जो गलत सलत बोल देता है। और राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आपको इडियम का अर्थ बताना है। गेट योर मनीज वर्थ यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब होता है टू गेट गुड वैल्यू, यानी कि आपको जो है अच्छा वैल्यू मिला है। ऑप्शन देखिए, टू गेट समथिंग ऑफ पुअर क्वालिटी फॉर फ्री, यानी कि आप कुछ पाते तो हैं फ्री में, मुफ्त में, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत ही खराब रहता है, पुअर होता है। टू बी चीटेड इन अ परचेज यानी कि आप कुछ खरीदते हैं, आपको उसमें धोखा मिलता है। टू बाई समथिंग वेरी एक्सपेंसिव यानी कि आप कुछ बहुत ही महंगा खरीदते हैं। टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू यानी कि आप कुछ बहुत ही अच्छा वैल्यू का पाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। व्हेन आई सोल्व द सम फिल इन द ब्लैंक आई वाज वेरी हैप्पी। When I solved the sum, जब मैंने अपने सम को खुद से सोल्व किया तो मैं बहुत ही खुश था। तो आई को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, हम लोग रिलेट करेंगे माई सेल्फ से। आई का माई सेल्फ। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। यू का योर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। डिकीज यानी कि मृत, डेसिबल ये आपका हो गया। डिसीव, DECEIBE, डिसीव। ठीक, यहाँ पे ई और आई जो है इंटरचेंज है। DECEIBE, डिसीव। डिसीव मतलब होता है क्या, धोखा। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, डिसेंसी यानी कि शिष्टाचार। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यू रियली नीड फिल इन द ब्लैंक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। अब यहाँ पर देखिए नीड के साथ आपको क्या यूज करना है, टेक, ठीक, टेकिंग, ठीक, टू टेक या फिर टू बी टेकिंग। हमें यहाँ पर इनफिनाइट का यूज करना है। यू रियली नीड क्योंकि एक वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर जिरेंट के देखिए ऑप्शंस अगर हम केयरफुली देखेंगे तो ऑप्शन आपका है टेक। यहाँ पर एक वर्ब ऑलरेडी यूज हुआ है तो तुरंत दूसरा वर्ब यूज नहीं होगा, या तो वो इनफिनाइट के रूप में होगा या तो फिर वो जिरेंट के रूप में होगा। ठीक, टू बी टेकिंग यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन हैं बी और सी, तो ये देखिए जिरेंट का फॉर्म है। जिरेंट कब यूज होता है, जो ऑलरेडी आपका वो काम हो चुका है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है लेना चाहिए आपको केमिस्ट्री में कुछ गाइडेंस, यानी कि बाद में, यानी कि वो ऑलरेडी काम नहीं हो चुका है। जब काम हो चुका होता है तो हम लोग जिरेंट का यूज करते हैं, चूंकि यहाँ पर नहीं है इसलिए हम लोग इनफिनाइट का यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 33 यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत का अर्थ बताना है। एडमोनिस, एडमोनिस मतलब डांटना, इसका विपरीत क्या होगा, वार्न यानी कि चेतावनी देना, स्कोल यानी कि डांटना सिनोनिम है, चाइल्ड डांटना ये भी सिनोनिम है, अप्लाउड यानी कि प्रशंसा करना ये आपका एंटोनिम हो गया। एक तरफ आप व्यक्ति को डांट रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, और एक तरफ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। वर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज को पूरे इंप्रेशन मतलब कि अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि आप एकदम सरसरी निगाहें से देखते रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अ करसरी लुक यानी कि सरसरी निगाहों से देखते रहना। राइट आंसर इज ऑप्शन है। अ डिटेल्ड स्टडी यानी कि विस्तृत अध्ययन करना। प्रिजुडाइज्ड व्यू यानी कि पक्षपात करके देखते हैं आप कि ए अच्छा है, बी खराब है, बी अच्छा है, ए मतलब आप पक्षपात करते हैं। अ पर्सनल व्यू यानी कि वो आपका व्यक्तिगत व्यू हो सकता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन 35 यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। एक्सोनरेट का, एक्सोनरेट मतलब होता क्या है, इसका हमको पहले अर्थ समझना है। ठीक, तो एक्सोनरेट मतलब हो गया कि आरोप मुक्त। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आरोप मुक्त, यानी कि आपने उसे आरोप से मुक्त कर दिया। अब इसका विपरीत क्या होगा, विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या होता है,
कि साबित करना, समर्थन करना, अक्विट यानी कि दोष मुक्त करना, ये तो सिनोनिम हो गया। सेंटेंस यानी कि सजा देना, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। एब्सॉल्व यानी कि आरोप मुक्त करना, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। तो देखिए अक्विट, अब्सॉल्व, एक्सोनरेट बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, चाहे आप सीपीओ के एग्जाम में बैठिए, सीजीएल के एग्जाम में बैठिए, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, हर एग्जाम में देखिएगा वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सोनरेट, एक्विट और अब्सॉल्व ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम है। यहाँ पे जो एंटोनिम पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर आपका सी है, सेंटेंस यानी कि सजा सुनाना। क्वेश्चन 36 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। विपरीत यूसर्प का, ये बोझ हम लोगों ने कल पढ़ा, इसका मतलब होता है हड़पना। अब इसका विपरीत क्या होगा? रेस्ट मतलब क्या होता है? मोड़ना, एंठन। अनेक्स यानी कि किसी को जोड़ना, संलग्न करना, ठीक है। रिलीज यानी कि छोड़ देना, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। एक तरफ आप किसी चीज को हड़प रहे हैं और एक तरफ आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं। अज्यूम यानी कि मान लेना। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। एनीबॉडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड। एक कोई भी जो रेड लाइट पर नहीं रुकता है, यानी कि जब आप सड़क पर जा रहे हैं और बाइक से, कार से, जो भी आप जा रहे हैं जिससे, और वहां पर रेड लाइट होती है, तो अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको क्या किया जाएगा? फाइन किया जाएगा। यानी कि ये जो सेंटेंस है, यानी कि समवन विल फाइंड यू, ठीक। समवन विल, या फिर वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको फाइन करेगी। अब आप इसका जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू विल बी फाइंड बाई ट्रैफिक पुलिस। तो यहाँ पर जो है यही बोला जा रहा है कि आपको जो है फाइंड किया जाएगा। तो ये जो आपका पैसिव वॉइस में चेंज है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। यहाँ पे आपको विल बी फाइंड यूज करना है, यानी कि आप पर फाइंड किया जाएगा। विल बी फाइंड आपको यहाँ पर यूज करना है, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन 38 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कि प्रवाची शब्द वेनिंग का। वेनिंग मतलब क्या होता है? वेनिंग मतलब होता है कि कोई बहुत ही जो है सौम्य व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फेवरेबल यानी कि अच्छा, अनुकूल, राइट आंसर है तो ऑप्शन है। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? घातक। हार्श यानी कि सख्त। सेवियर यानी कि सख्त, कठोर, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन 39 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई फिल इन द ब्लैंक फॉर 40 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माय नेम वाज अनाउंस्ड, ठीक। ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है आई एम वेटिंग, ठीक, हैव बीन वेटिंग, वेयर वेटिंग, या फिर हैड बीन वेटिंग, ठीक। यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि वाज अनाउंस्ड है, यानी कि सेंटेंस हमारा पास्ट में बना हुआ है, तो यहाँ पर जो हम सेंटेंस को पास्ट में कंप्लीट करेंगे, तो ऑप्शंस जो हमारे हैं एम और हैव, ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है। आपने इसे एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में बन रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं वेयर वेटिंग और हैड बीन वेटिंग। चूंकि यहाँ पर पीरियड और टाइम दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई कांट टेल यू नाउ वेदर आई विल एबल टू कम और नॉट। वेदर मतलब होता है जबकि, ठीक। तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ कि वेदर मतलब हो गया आपका जबकि या फिर यदि। तो यदि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर जो एरर है आपका कौन सा है वो देखिए, इन केस, यानी कि इस स्थिति में हम लोग वर्ड जो है इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनलेस, बिकॉज, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो हम जाएंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। क्वेश्चन 41 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सी विल हैव टू गिव टू अनदर स्कूल व्हेन सी मूव्स फ्रॉम हियर हैड सी। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन जो सेक्शन है वो आपका क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग हम लोगों ने अभी सीखा ऊपर कि हमारा मेन सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर मेन सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव में बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव जिसे बोलते हैं, ठीक। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि सी विल हैव टू गो, यानी कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग को हम नेगेटिव में बनाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, विल का है तो विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा? विल नॉट, या फिर वांट, और इसके बाद सी। ऑप्शन देखिए, हैज है एलिमिनेट, विल सी एलिमिनेट, वांट सी, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो अगर आपको रूल से आते हैं, आराम से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर पा सकते हैं। क्वेश्चन 42 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विथ माई कजन विच इज द लायर। अभी हम लोगों ने सीखा था कि विच का यूज निर्जीव चीज के लिए यूज होता है, ठीक। अगर कोई सजीव वस्तु या व्यक्ति हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हु का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वी आपका विच है और नो सब्स्टिट्यूशन आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि विच का यूज यहाँ पर गलत ही हुआ है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, आई वेंट आउट विथ माई कजन, यहाँ पर क्या होगा? हु इज द, या फिर हु इज अ।
द का यूज हम लोग कब करते हैं? द का यूज हम लोग करते हैं जब कोई खास चीज हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एक लायर है, जो कि एक लायर है, ठीक। तो इसलिए जो हम द वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन है हु इज अ लायर, यानी कि जो मेरा कजन है वो लायर है और जिसके साथ मैं सुबह घूम रहा था। क्वेश्चन 43, यहाँ पे आपको लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। एवरीबॉडी हु नो हिम अग्री दैट ही रियरली लूजेस हिज टेम्पर, यानी कि वह कभी ही, यानी कि कभी जो है उसने अपने टेम्पर यानी कि अपने गुस्सा को नहीं खोया है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो एवरीबॉडी जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है, ठीक। रेयरली मतलब होता है कभी कभार ही, एकदम दुर्लभ है, ठीक, कभी ही उसने खोया होगा। तो यहाँ पर देखिए एवरीबॉडी जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो भर भी जो है हम सिंगुलर यूज करेंगे, यानी कि भर का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में बन रहा है, ठीक। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वहां पर नो का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए नोज है, यहाँ पर देखिए नोज है और यहाँ पर देखिए नो है, आप ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी कि बी और सी यहाँ पर जो है बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए एवरीबडी हु नोज हिम अग्री डैट होगा या फिर इफ होगा, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी का, क्योंकि यहाँ पर डैट का हम यूज करेंगे। डैट मतलब होता है कि हर कोई जो है इस बात से अग्री करेगा कि वह जो है उसने जो है कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया, यानी कि रेयरली ही उसने अपना टेम्पर खोया है। तो की के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। इफ का अर्थ क्या होता है? इफ मतलब होता है यदि। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। तो ट्री फेल डाउन यस्टरडे नैरोली मिस माई कार। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा जिरेंट के लिए कि जो काम हो चुका है, तो जिरेंट यहाँ पर देखिए आपका एक वर्ब है, इसके बाद जो दूसरा आपका वर्ब आएगा वो अपने जिरेंट फॉर्म में आएगा। ये काम हो चुका है कि जो ट्री है वो गिर चुका था कल ही मेरे कार पर, यहाँ पर जो है जिरेंट के फॉर्म में हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर मिस की जगह क्या यूज करेंगे? मिसिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नैरोली मिसिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, यहाँ पे आपको OWS करते बताना है, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि गवर्नमेंट जो है चल रहा है एक बहुत ही छोटे ग्रुप के लोगों के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र, ठीक। मोनार्की यानी कि राजतंत्र, प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र यानी कि जो धन से चलाते हैं, ओलिगार्की यानी कि अल्पतंत्र यानी कि कम लोगों से चलने वाला गवर्नमेंट। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 46 to 50 आपको एक पैसेज को पढ़कर उसके बेस पर उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिकेड आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब होता है मुक्ति, आजादी। ड्यूरिंग द डिकेड आफ्टर लिबरलाइजेशन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्रीज टुक जायंट स्टेप्स इन द एक्सपोर्ट एरिना। ये जो फ्लोरिकल्चर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए टू एक्सपोर्ट एरिना, एक्सपोर्ट करने के लिए एरिना में, ठीक। दिस इरा हैज सीन अ डायनेमिक शिफ्ट, यह जो युग है इसने एक बड़ा शिफ्ट देखा है फ्रॉम सब्सटेंस प्रोडक्शन टू कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि छोटे से प्रोडक्शन से कॉमर्शियल, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन कॉमर्शियल मतलब क्या हो गया? जो आप लेन देन करते हैं उस प्रोडक्शन से, ठीक। द एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, जो एरिया संबंधित है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन से भारत में, इज अराउंड 249,000 हेक्टेयर, यानी कि वो जो है 249,000 हेक्टेयर है विद प्रोडक्शन ऑफ 16,59,000 टन लूज फ्लावर्स एंड, जो संबंधित है किससे? 16,59,000 टन फ्लावर से, ठीक है, वो मतलब कि घिरा हुआ है फ्लावर्स एंड 484,000 टन कट फ्लावर्स, और वहां पर जो है क्या होता है कि 484 जो टन है वो फ्लावर जो है वो काट दिए जाते हैं, ठीक। फ्लोरिकल्चर इज नाउ कॉमर्शियली कल्टिवेटेड, फ्लोरिकल्चर जो है उनको कॉमर्शियली कल्टिवेट किया जाता है, कि उपजाया जाता है इन सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में, जैसे कि तमिलनाडु 20%, कर्नाटका 13.5%, वेस्ट बंगाल 12.2%, हैविंग गॉन अहेड ऑफ अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक, और भी जगह जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम एंड छत्तीसगढ़, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार जो है आइडेंटिफाइड फ्लोरिकल्चर एज अ सनराइज इंडस्ट्री, इसने जो है एक इस फ्लोरिकल्चर को बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री के रूप में माना है, एंड अकॉर्डेड इट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेटस, और इसे जो है 100% एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। ओइंग टू स्टडी इंक्रीज, यानी कि अगर आप देखेंगे स्टडी इंक्रीज यानी कि बहुत ही तेजी से जो है इसमें विस्तार हुआ है इन द डिमांड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के डिमांड में यानी कि मांग में। फ्लोरिकल्चर हैज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल ट्रेड्स इन एग्रीकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर जो है वो एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल ट्रेड बन गया है हमारे एग्रीकल्चर में, यानी कि हमारे कृषि वाले क्षेत्र में। तो फ्लोरिकल्चर जो संबंधित है वो आप समझ गए होंगे, फूल से संबंधित है। हेंस कमर्शियल फ्लोरिकल्चर हैज इमर्ज्ड एज हाईटेक activity taking place under controlled climate
कंडीशंस इनसाइड ग्रीन हाउस, यानी कि ये जो हाईटेक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं मतलब कि फ्लोरिकल्चर में, वो जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, ग्रीन हाउस जो उससे निकलता है वो उसमें जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करता है। फ्लोरिकल्चर इन इंडिया इज बीइंग व्यूड एज अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। फ्लोरिकल्चर जो है भारत में एक बहुत ही बड़े ऊंचे इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंगल। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर जो लेन देन जो फ्लोरिकल्चर का हो रहा है वो हमारे एक्सपोर्ट के एंगल से, यानी कि जो बाहर जाता है उसके हिसाब से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज पेव्ड द वे फॉर पेव्ड द वे, यानी कि उस चीज के लिए रास्ता बनाना, यानी कि जो लिबरलाइजेशन हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसीज में, उसने क्या किया है कि इसमें डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोला है। डेवलपमेंट यानी कि उन्नति ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर्स, यानी कि जो कर्ड फ्लावर्स हैं उनके प्रोडक्शन में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए जो है उसने उसके डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोला है। जो भी जो ट्रेड पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल में जो लिबरलाइजेशन हुए हैं उनके द्वारा, ठीक। द न्यू सीड पॉलिसी, यानी कि जो नया बीज पॉलिसी है ऑलरेडी मेड इट फिजिबल, यानी कि वह जो है इसे पहले से ही फिजिबल यानी कि साध्य बहुत ही आसान बना दिया है। टू इम्पोर्ट प्लांटिंग मटेरियल, तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं जो प्लांट का मटेरियल है ऑफ इंटरनेशनल वेराइटीज, यानी कि विदेशी विभिन्नताओं से भी। It has been found that commercial floriculture has a higher potential, यानी कि यह पाया गया है कि जो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर है उनमें जो है हायर पोटेंशियल यानी कि अधिक क्षमता है पर यूनिट एरिया देन मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स एंड इज देयर फॉर अ लुक्रेटिव बिजनेस। जो जितने भी फील्ड क्रॉप्स हैं उनसे ज़्यादा क्षमता जो है किसमें है, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में, और यह जो है बहुत ही लुक्रेटिव यानी कि लुभाने वाला और लाभप्रद। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है, लाभप्रद, यानी कि जिससे आपको लाभ पहुंचे, लाभप्रद बिजनेस बन चुका है, ठीक। Indian floriculture industry has been shifting from traditional flowers to cut flowers for export purposes। जो भारतीय फ्लोरिकल्चर का इतिहास रहा है वो अब शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल फ्लावर्स टू कट फ्लावर्स फॉर एक्सपोर्ट purposes। The liberalized economy has given an impetus to the Indian entrepreneurs for establishing export-oriented floriculture units under control climate conditions। यहाँ पर जो लिबरेटेड लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, जो मुक्त इकोनॉमी हैज गिवन एन इम्पेटस, यानी कि प्रेरणा दिया। इम्पेटस जो हम लोग अभी आप सीख रहे हैं बहुत कुछ इम्पेटस एकेडमी के साथ, तो यहाँ पर जो है ये एकेडमी आपको प्रेरणा देगा कि आप अच्छे से पढ़िए सीखिए, और मेरा ये कोशिश रहता है कि हम आपको हर चीज़ जो है प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो एग्जाम के समय आपको मॉक के रूप में प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटोनिम सिनोनिम सबका PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन करके 15 दिन 20 दिन पहले का अगर आप लेसन को स्क्रॉल करके देखते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको उसमें जो है बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम के PDF मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चले आते हैं, तो जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है उसने जो है प्रेरणा दिया है भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को फॉर एस्टैब्लिशिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर यूनिट्स, यानी कि उन्हें जो है एंटरप्रेन्योर जो है भारतीय एंटरप्रेन्योर उनको जो है ये प्रेरणा दिया है कि आप इस्टेब्लिश करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर को अंडर कंट्रोल क्लाइमेट कंडीशंस, यानी कि आप जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनके अंदर जो है आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक। इंडियन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ, अब यहाँ पर देखिए कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज ऑफ, यहाँ पर जो है कंप्राइज के साथ हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, नहीं करते हैं। कंसिस्ट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ये गलत यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो कंप्राइज मतलब होता है से मिलकर बना होना। इंडियन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री कंप्राइज फ्लावर्स सच एज रोज, ट्यूबरस, ग्लैड्स, एंथेरियम, कार्नेसिस, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा, यानी कि जो यहाँ पर फ्लावर्स हैं वो इस तरह के मिलते हैं। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर वाज 571.38 करोड़, यानी कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ है फ्लोरिकल्चर में 571.38 करोड़ का है, ठीक। 2018-19 में द मेजर इम्पोर्टिंग कंट्रीज वेयर यूनाइटेड स्टेट्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करने वाले जो देश थे वो हैं आपका US, नीदरलैंड, UK, जर्मनी एंड UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिराट्स। देयर आर मोर देन 300 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन इंडिया, भारत में जो है 300 से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। मोर देन 50% ऑफ द फ्लोरिकल्चर यूनिट्स आर बेस्ड इन कर्नाटका, 50% से ज़्यादा जो है यूनिट कहाँ है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में, यानी कि साउथ रीजन में। विद द टेक्निकल कोलैबोरेशन, यानी कि टेक्निकल कोलैबोरेशन यानी कि कोलैबोरेशन यानी कि के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन, यानी कि टेक्निकल अगर आपको सहायता मिलता है फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, यानी कि जो विदेशी कंपनीज हैं उनसे आपको जो है टेक्निकल सहायता मिलता है। द इंडियन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इज पोइज्ड टू इंक्रीज इट्स शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, तो इंडिया जो है अपने फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में जो है वर्ल्ड ट्रेड कर सकता है, उसमें हिस्सा अपना बना सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक। चलिए अब इसके बेस पर जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए द मेन थीम ऑफ पैसेजेस, इसमें जो है मेन थीम इस पैसेज का अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो इसका जो है अर्थ क्या निकलेगा कि द राइज ऑफ फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 47, द एरिया एंड द फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट। जो एरिया है जिसमें फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन होता है वो कितना है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 249,000 हेक्टेयर्स, ये सबसे ऊपर। 48 यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर वाज $571.38 मिलियन इन 2018-19। यहाँ पर देखिए डॉलर में दिया गया है, ठीक। तो डॉलर में जब हमारा दिया गया है तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, जब डॉलर में दिया गया था तो डॉलर में था 81.94 मिलियन, ठीक। यहाँ पर चूंकि बात हो रहा है रुपए में, 571.38 रुपए करोड़ में, ठीक। तो एरर हो जाएगा आपका यहाँ पर यही ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉलर के बारे में बात हो रहा है जबकि इतना रुपया था, ठीक, डॉलर में, दूसरा इसका प्राइस हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे आपको मेजर फिलिप टू द एक्सपोर्ट टू इंडियन फ्लोरिकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। आप इस लेसन का पीडीएफ चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद अब इसका जो है आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, अगर आपको समझ में आ रही चीजें। क्वेश्चन 50, क्योंकि हम जो है आपको क्या किया है, हर एक सेंटेंस का आपको अर्थ बताते चले हैं और इससे क्या हुआ कि आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बन चुका होगा। तो आई होप आप उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विच 3 स्टेट्स आर मेजर कल्टिवेटर्स ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोजेक्ट्स। तो कौन से जो 3 बड़े राज्य हैं वो आपका कौन कौन सा था, तमिलनाडु था, कर्नाटका था और आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, ठीक। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो 3 सबसे बड़े जो राज्य हैं वो कौन कौन थे, ये जो है यहाँ पर देखिए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर दिया गया है लेकिन ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, ठीक। तो ये है इस लेसन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार के जो पीडीएफ्स आप यहाँ आपको जो बताएं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ये आपको सारे एमबी पब्लिकेशन बुक से दिए गए हैं। तो आप जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।